Good morning, everyone. I hope you all are there. आप सबको मेरे ख्याल से मेरी आवाज आ रही है। और अब हम सेशन को शुरू कर सकते हैं मेरे ख्याल से। चालू किया जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आरसी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन थी, उस पर बात कर ली थी। आज इस टॉपिक को मतलब यूनिट 3 को हम लोग वाइंड अप करते हैं। कल आपकी यूनिट 5 मेरे ख्याल से खत्म हो गई है गुड गवर्नेंस को लेकर, तो आज हम लोग यूनिट 3 को खत्म करेंगे। यूनिट 6 आपकी चलेगी क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। साथ में आज हम लोग यूनिट 7 को शुरू करने वाले हैं और सौरभ सर मेरी क्लास के बाद आपके साथ अपने व्यूज शेयर करेंगे और ट्रेनिंग इंपार्ट करेंगे आप लोगों को यूनिट 7 को लेकर, जो कि साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई यूनिट है, जिसमें 3 या 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, सॉरी जो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं आपके सिलेबस में। जैसे अगर आपको याद हो कि एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके, मतलब सतत विकास वाला जो टॉपिक है, उस पर आज डिस्कशन करेंगे सौरभ सर। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं मध्य प्रदेश में और उसके अलावा बेसिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड, उस पर भी बात की जाएगी। साथ में कुछ और टॉपिक भी हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया या कम्युनिकेबल डिसीजेस हो गई। तो ये जो सारे टॉपिक जो अभी इनकॉर्पोरेट करे हैं, शामिल करे हैं आयोग ने इस वर्ष के पीटी एग्जामिनेशन के लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली, उसके साथ हम लोग या उसको आधार बनाकर हम लोग यूनिट 7 को भी कवर करने वाले हैं। तो आज से आप लोगों का यूनिट 7 भी शुरू होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग यूनिट 3 खत्म कर देंगे। कल आपकी यूनिट 5 वाइंड अप हो चुकी है, यूनिट 6 आपकी लगातार चल रही है और आज से हम लोग यूनिट 7 भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को लेकर या साइक्लोन्स और इंडिया को लेकर, कल मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए थे कि साइक्लोन्स होते क्या हैं, इनका फॉर्मेशन या निर्माण कैसे होता है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर या अरेबियन सी के ऊपर लगातार साइक्लोन फॉर्मेशन क्यों हो रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है साइक्लोन फॉर्मेशन का, मैंने आपको हमेशा बताया, वो है वाटर मास का गर्म होना या सी सरफेस टेम्परेचर का राइज होना। तो अगर पानी गर्म है और छोटी वाटर बॉडी अगर गर्म है, ठीक है, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल इत्यादि वगैरह, तो हमें ये देखने को मिलता है कि साइक्लोन के बनने की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, और उसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो लगातार बढ़ता चला जाता है। और ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने कल देखे थे। आज कुछ इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर मुझे बात करनी है। इंफॉर्मेटिव से मेरा मतलब है कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है साइक्लोन्स को लेकर जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, और फिर हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं और दूसरे टॉपिक पर आते हैं। चलिए, तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। चाहो तो आप एक टाइटल लिख लीजिए। मैंने आपको बार बार बताया कि मेरे साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखते चलिए, तो अपनी पेन और कॉपी अपने साथ में रखिएगा और वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे मोर और लेस। और जो बाकी बचे क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास सपोर्टिंग नोट्स है। अच्छा, कल मेरे ख्याल से हमारी टीम ने आपको करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं, इसी लिंक पर आप देख सकते हैं उसको। और जो बच्चों ने बोला था कि करंट अफेयर्स के नोट्स उनको नहीं मिले हैं, तो यहां पर उसको अवेलेबल करा दिए गए। खैर, चलिए तो आगे बढ़ा जाए और देखते हैं बेसिकली कि हम लोग और क्या डिस्कवर कर सकते हैं। तो आप एक टाइटल लिखो, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या अन्य तथ्य या सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो भी आप लिखना चाहो साइक्लोन्स के बारे में। सबसे पहले मैं एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूं, वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोन। ठीक है, तो आप थोड़ा समझिएगा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, भारतीय मौसम विभाग ने साइक्लोन का क्लासिफिकेशन किया है कई वर्गों में। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये विंड की वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली किया गया है, पवनों के वेग के अनुसार किया गया है। आपको मैंने हमेशा बताया है कि साइक्लोन एक बंडल्स ऑफ एयर है या फिर क्लस्टर ऑफ एयर है, पवनों का समूह है, जो कि समीपवर्ती उच्च दाब वाले क्षेत्रों से केंद्रीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है, घुमावदार प्रतिरूप लेकर। इंग्लिश में ये पेरिफेरी हाई प्रेशर से सेंट्रलाइज्ड लो प्रेशर की एरिया की तरफ चलेगी, सर्कुलेटरी या स्पाइरल मोशन लेकर। ठीक है,
तो जरा देखते हैं बेसिकली कि क्लासिफिकेशन कैसे किया है साइक्लोन्स का आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो ये आईएमडी का क्लासिफिकेशन है, जरा देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक कंसेप्ट बताया जो था लो प्रेशर एरिया। तो पहला क्लासिफिकेशन है साइक्लोन का वो लो प्रेशर एरिया। दूसरे को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। अभी मैं हिंदी में भी बताता हूं आपको, डिप्रेशन। तीसरे को बोला जाता है डीप डिप्रेशन। ये लिखते चलिए मेरे साथ, डीप डिप्रेशन। क्लियर? अच्छा, चौथा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है साइक्लोन का या चक्रवाती पवनों का, उसे हम लोग बोलते हैं साइक्लोन स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान। पांचवे को बोला जाता है सिवियर साइक्लोन स्टॉर्म। ठीक है। और छठा क्लासिफिकेशन है, छठा कैटेगरी ऑफ विंड मोशन है, उसे हम लोग बोलते हैं सुपर साइक्लोन। ठीक है, तो मेरे साथ बनाते रहिएगा। अच्छा, अगर मैं लो प्रेशर की बात करूं या निम्नदाब की बात करूं, थोड़ा ध्यान देखिएगा। गुड मॉर्निंग कल्याणी। अगर हम लो प्रेशर की बात करते हैं तो आपको समझना होगा कि जब भी कभी पवन चलती है, विंड चलती है पेरीफेरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और अगर जो पवन का या विंड का वेग है वो 31 किलोमीटर पर आवर से कम है, तो इसे बोला जाएगा लो प्रेशर कंडीशन। ठीक है, मतलब लो प्रेशर तो है, किसी ना किसी जगह निम्न दाब होगा, किसी ना किसी जगह उच्च दाब होगा, और हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेगी सर्कुलेटरी फॉर्म में। लेकिन अगर विंड की वेलोसिटी या पवनों का वेग 31 किलोमीटर पर आवर से कम है तो उसे बोला जाएगा लो प्रेशर कंडीशन। अगर विंड की वेलोसिटी, थोड़ा सा और कैटेगराइजेशन देख लीजिए, 31 किलोमीटर पर आवर से लेकर 49 किलोमीटर पर आवर के बीच में है, तो इसे बोला जाएगा डिप्रेशन टाइप ऑफ विंड मोशन। डिप्रेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवदाब। क्लियर? तो इसे बोला जाएगा क्या? डिप्रेशन। अगर विंड की वेलोसिटी मान लो 49 से लेकर 61 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखना, के बीच में है, तो इसे बोला जाएगा क्या? डीप डिप्रेशन। फिर से 49 से लेकर 61 किलोमीटर पर आवर के बीच में अगर विंड की वेलोसिटी होती है तो उसे बोला जाएगा डीप डिप्रेशन, गर्त अवदाब। क्लियर? अगर विंड की वेलोसिटी 61 से लेकर 88 किलोमीटर पर आवर के बीच में होती है, फोकस करिएगा, तो अब इसे हम लोग बोलते हैं क्या? साइक्लोन स्टॉर्म, मतलब चक्रवाती तूफान। अच्छा, अभी भी प्रॉपर साइक्लोन नहीं आया है। साइक्लोन के अंतर्गत, या फिर आप कह सकते हो पवनों के अंतर्गत, विंड की वेलोसिटी तो बढ़ गई है, तूफान आ चुका है, स्टॉर्म आ चुका है, लेकिन प्रॉपर साइक्लोन बनने में अभी समय है। और अगर मान लो विंड की वेलोसिटी हो जा रही है 81 से लेकर 117 किलोमीटर पर आवर के बीच में, तो इसे बोला जाएगा सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। क्लियर? और अगर मान लो किसी केस में साइक्लोन की वेलोसिटी, फोकस करिएगा, 221 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाए, 221 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा, तब जाकर इसे बोला जाता है सुपर साइक्लोन। हमें यह देखना है कि भारत में कितने सुपर साइक्लोन्स आए हैं या सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आए हैं। ठीक है, तो एक आईएमडी के द्वारा पवनों के वेग के आधार पर चक्रवाती पवनों या सर्कुलेटरी विंड मोशन, ठीक है, को कई कैटेगरीज में या सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। मेरे ख्याल से सारे के सारे सेक्शंस क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार फिर बता दूं, यदि विंड की वेलोसिटी 31 किलोमीटर पर आवर से कम है तो इसे लो प्रेशर बोला जाएगा, निम्न दाब बोला जाएगा। यदि वेलोसिटी हो गई 31 से लेकर 49 किलोमीटर पर आवर के बीच में तो उसे बोला जाएगा डिप्रेशन, मतलब अवदाब। अगर विंड की वेलोसिटी और बढ़ गई और ये 49 से लेकर 61 किलोमीटर पर आवर के बीच में हो गई तो उसे बोलेंगे डीप डिप्रेशन। अगर 61 से लेकर 88 किलोमीटर पर आवर के बीच में हो गई तो बोलेंगे साइक्लोनिक स्टॉर्म। अगर 88 से लेकर 117 किलोमीटर पर आवर के बीच में हो गई तो उसे बोलेंगे सिवियर, ठीक है, एक्सट्रीम साइक्लोनिक स्टॉर्म। और सुपर साइक्लोन है जब विंड की वेलोसिटी 221 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा हो जाती है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी कभी पवनें चलती हैं अत्यधिक वेग से, तो पवनों के वेग को या पवनों की वेलोसिटी को डिटरमाइन करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है फोकस क्या? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यानी दो क्षेत्रों के बीच में
दाब में कितना अंतर है, जितना अंतर होगा उतना ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी। क्लियर? तो आई होप ये सारे नोट्स आप लिख रहे हैं और ये सारा कैटेगराइजेशन बिल्कुल क्लियर है। डन? ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई समस्या यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक सिंपल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सब लोगों ने लिख लिया, आगे बढ़ें। आगे बढ़ा जाए। जल्दी बताओ बच्चों, आगे बढ़े। लिख लिया हो आप लोगों ने तो। चलो, वेरी गुड। अच्छा, अब ये तो एक सिंपल क्लासिफिकेशन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का या भारतीय मौसम विभाग का हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा एक और कैटेगराइजेशन है, एक और वर्गीकरण है जिस पर हम लोग बात करेंगे। आइए उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। साइक्लोन को उनके डैमेज कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, मतलब कितना वो विध्वंस कर रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं या डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं या डेवास्टेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कई वर्गों में बांट सकते हैं और इसको बोला जाता है कैटेगरी। कैटेगरी ऑफ साइक्लोन। तो साइक्लोन की 5 कैटेगरी हैं। कैटेगरी 1, ठीक है, कैटेगरी 2, 3, 4 और 5। अच्छा, ध्यान रखना, कैटेगरी 1 से मेरा मतलब है कि यदि विंड की वेलोसिटी 120 से लेकर 150 150 किलोमीटर पर आवर के बीच में हो तो इसे कैटेगरी 1 वाला साइक्लोन बोला जाता है। यह चीज बड़ी क्लियर है कि यदि विंड की वेलोसिटी 120 से ज्यादा होगी जब जाके साइक्लोन सीवियर होता है। तो कैटेगरी 1 वाला साइक्लोन जो होता है उसकी वेलोसिटी 120 से लेकर 150 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहेगी और इसे जो डैमेज होगा, ठीक है, वो बड़ा मिनिमल होगा। इसे मिनिमल साइक्लोन कहा जाता है। मिनिमल या मिनिमम साइक्लोन कहा जाता है। यदि विंड की वेलोसिटी 150 से लेकर 180 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहे तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? कैटेगरी 2 वाला साइक्लोन। फोकस करिएगा। और इस साइक्लोन को हम लोग मॉडरेट साइक्लोन बोलते हैं। मॉडरेट मतलब इससे विध्वंस तो होगा, जनमाल की हानि तो होगी, कैजुअलिटीज तो होंगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, तो विंड की वेलोसिटी 150 से लेकर 180 किलोमीटर पर आवर के बीच में होती है। अगर मान लीजिए विंड की वेलोसिटी 180 से लेकर, ठीक है, 210 किलोमीटर पर आवर के बीच में हो, ठीक है, तो इस साइक्लोन को बोला जाता है एक्सटेंसिव साइक्लोन या एक्सटेंसिव डैमेज होता है। एक्सटेंसिव, व्यापक विध्वंस हो सकता है किसी क्षेत्र में, इसे बोलेंगे कैटेगरी 3 साइक्लोन। कैटेगरी 4 से मेरा मतलब है कि यदि विंड की वेलोसिटी, फोकस करिए, 210 से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर के बीच में हो तो ऐसे में जो डैमेज होगा, विध्वंस होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, विध्वंसकारी प्रभाव होगा, वो एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम होगा, ठीक है, और इसे कहा जाता है कैटेगरी 4 वाला साइक्लोन। और लास्ट इंपॉर्टेंट साइक्लोन है कैटेगरी 5 वाला साइक्लोन, जब विंड की वेलोसिटी, ध्यान रखना, 250 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो इस साइक्लोन को हम लोग बोलते हैं, प्रभाव को बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक साइक्लोन या अत्यंत विध्वंसकारी साइक्लोन। फिर से लिख देता हूं मैं, CATASTROPIC। कैटास्ट्रोफिक मतलब अत्यंत विध्वंसकारी, हाईली डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन। तो फिर हम साइक्लोन को 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5। कोई दिक्कत? क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये भी क्लासिफिकेशन क्लियर है आपको। तो पहला जो आईएमडी का क्लासिफिकेशन था वो था विंड की वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली, और ये जो कैटेगराइजेशन है आईएमडी का वो है साइक्लोन के इंपैक्ट या उसके प्रभाव के अकॉर्डिंग।
कभी कभी प्रभाव बहुत कम होता है, मिनिमल, जब विंड की वेलोसिटी 120 से 150 किलोमीटर के बीच में होती है। कभी कभी प्रभाव औसत होता है, जन माल की हानि तो होती है पर औसत होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, उसे मॉडरेट बोला जाता है। कभी कभी प्रभाव ज्यादा होता है, एक्सटेंट से बड़े क्षेत्र पर होता है, जब विंड की वेलोसिटी 180 से 110 किलोमीटर के बीच में होती है। कभी कभी जो प्रभाव होता है, इंपैक्ट होता है, डेवास्टेशन होता है, वो बड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, बड़ा सिवियर हो जाता है, जब विंड की वेलोसिटी 210 से 250 किलोमीटर के बीच में होती है। और जब विंड की वेलोसिटी 250 किलोमीटर से ज्यादा हो तो उसे कैटेगरी 5 साइक्लोन बोला जाता है। तो कुल मिला के 5 कैटेगरी है, 1 2 3 4 5। और ये भी कैटेगराइजेशन हमने देखा प्रभाव के आधार पर या डिस्ट्रक्शन के आधार पर। मेरे ख्याल से ये भी कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में क्लियर है, इसको भी फटाफट लिख लीजिए। नोट्स इसलिए बनाते रहो क्योंकि एक बार आपने खुद की हैंडराइटिंग में कुछ बना लिया या लिख लिया तो एक बार का रिवीजन तो वहीं के वहीं हो गया। क्लियर? डन। अब इंडिया के साइक्लोन्स के बारे में, इंडिया के साइक्लोन से मेरा मतलब है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी के साइक्लोन्स के बारे में कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ा जाए। यहां से आगे बढ़ा जाए। हो गया? बताते रहो बच्चों जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड, चलिए अब देखो, अब आओ फटाफट इंडिया के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है, पेन कॉपी अपने हाथ में रखिएगा, वहीं के वहीं बनाते चलिए, लिखते चलिए, यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। जो टोटल कोस्ट लाइन है वो तकरीबन है 8041 किलोमीटर, और इस कोस्ट लाइन का जो 10% एरिया है वो साइक्लोन से प्रभावित है, मतलब साइक्लोन से इफेक्टेड है और साइक्लोनिकली इंड्यूस्ड है। ठीक है, अच्छा, ऐसा माना जाता है कि ऑन एन एवरेज हर साल जो साइक्लोन्स आ रहे हैं वो 5 से 6 साइक्लोन आते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के ऊपर। और ये जो साइक्लोन आ रहे हैं नॉर्मली उनका जो रेशो है 4:1 है, मतलब ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, कम आ रहे हैं, 4 गुना ज्यादा है बे ऑफ बंगाल में एज कंपेयर टू विच वन, अरेबियन सी। क्लियर? अच्छा, एक डेटा है हमारे पास जो कि आईएमडी जारी करता है, तो मैं आपको बता दूं कि 1891 से लेकर आप कह सकते हो 1991 तक, 91 के बाद हम लोग बाद में देखेंगे, 1991 तक हमारे देश में या बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी के ऊपर कुल मिला के 262 साइक्लोन्स आए। और 262 साइक्लोन्स में से बी वेरी श्योर कुल मिला के जो 92 साइक्लोन्स थे वो सिवियर थे। जो 92 साइक्लोन्स थे वो सिवियर थे। अगर मैं सिवियर स्टॉर्म की बात बोलूं तो मैंने अभी आपको बताया सिवियर साइक्लोन वो होगा तब विंड की वेलोसिटी 81 88 से लेकर कितना हो, 117 18 किलोमीटर के बीच में। तो सिवियर साइक्लोन आ चुके हैं और कब कब बहुत सुपर साइक्लोन आया है, अब इस पर हम लोग बात करेंगे। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको फिर बता दूं कि तकरीबन 8041 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, तटरेखा है, जिसमें 10% जो एरिया है, ठीक है, चाहे वो कई स्टेट हो जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एक्सेट्रा, कुछ हद तक कर्नाटका भी, पर कर्नाटका बहुत कम है। तो ये जो कोस्टल स्टेट हैं, तटीय स्टेट हैं ये, ठीक है, चक्रवातों से प्रभावित है, साइक्लोनिकली इंड्यूस है, और 10% एरिया टोटल कोस्ट लाइन का इफेक्टेड होता है बेसिकली किससे, साइक्लोन से। ठीक है, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि हर साल 5 से 6 साइक्लोन आते हैं। हालांकि साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है बे ऑफ बंगाल के ऊपर ज्यादा है, 4:1 है एज कंपेयर टू अरेबियन सी, लेकिन 1991 के बाद लगातार अरेबियन सी के ऊपर भी साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो मैंने कल भी आपको बताया था। और अगर एक डेटा सिंपल वाला देखें हम लोग 1891 से लेकर 1991 तक भारत में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में, जो भी आप कहना चाहो, तकरीबन 262 साइक्लोन्स आए, जिसमें से 92 साइक्लोन जो थे वो सिवियर थे या सिवियर कैटेगरी के थे। अगर मैं सिवियर कैटेगरी की बात करूं, इसका मतलब है कि जब विंड की वेलोसिटी 117 118 तक पहुंच जाती है उसे हम लोग बोलते हैं सिवियर साइक्लोन। क्लियर? अच्छा, अब मैं कुछ ऐसे सुपर साइक्लोन्स की बात करूंगा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना आप लोगों की बहुत जरूरी है। अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन कहां कहां पर आए हैं
और जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या क्या रहा है, इस पर हमें डिस्कशन करनी है। तो सुपर साइक्लोन्स के बारे में बेसिकली कुछ मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। क्लियर? सुपर साइक्लोन मतलब वो साइक्लोन जहां पर विंड की वेलोसिटी, अगर आपको याद हो, कितनी हो, 221 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो और पवनें अत्यधिक वेग से गति कर रही हो। तो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन कब आया है, कहां आया है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से ये सिंपल फैक्ट भी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए एक जो सुपर साइक्लोन आया वो आया बेसिकली 2023 में, मई 2023 में। इसे बोला जाता है मोचा, नाम था साइक्लोन का मोचा, और यह साइक्लोन आता है मई 2023 में। इससे जो सर्वाधिक इफेक्टेड एरिया था वो था म्यांमार का। म्यांमार का मतलब बर्मा के आसपास ये साइक्लोन आया है और यहां पर जो विंड की वेलोसिटी रही है वो तकरीबन रही है 175 माइल्स पर आवर। ये माइल्स में है, ध्यान रखना, मील में। अच्छा, एक मील इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर, तो आप उसको चेंज कर लेना। तो 175 माइल्स पर आवर ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है जो आया है बंगाल की खाड़ी के ऊपर या अरब सागर के ऊपर या इंडियन ओशन के ऊपर, मोचा 2023 में। ठीक है, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लोन था वो था फनी, FANI। अच्छा, फनी जो साइक्लोन आया ये आया बेसिकली 2019 में, अगेन मई 2019 में। देखो साइक्लोन कब आ रहे हैं, किस मंथ में, मई। मैंने कल ही बताया था आपको, मई 2019 में। यहां पर भी जो विंड की वेलोसिटी थी वो थी 175 माइल्स पर आवर और यह साइक्लोन आया था फनी। ठीक है, बेसिकली उड़ीसा के तट के आसपास उसका लैंडफॉल हुआ था। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन था वो था फनी। हालांकि पहला दूसरा हम लोग अलग नहीं करते हैं, लगभग दोनों की विंड वेलोसिटी सेम ही थी। अच्छा, तीसरा जो साइक्लोन हमें देखने को मिला जो कि बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन था वो था अम्फान, AMPHAN, अम्फान। यह साइक्लोन आया था 2020 में। ठीक, अच्छा, और अगेन मई 2020 बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा के तट के आसपास, वेस्ट बंगाल उड़ीसा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अम्फान जब आया था साइक्लोन, फोकस करिए, तो 36 घंटे से के अंदर ये जो अम्फान साइक्लोन था वो कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 में चेंज हो गया। कैटेगरी 1 मतलब जब विंड की वेलोसिटी 120 से 150 किलोमीटर पर आवर के बीच में, और कैटेगरी 5 मतलब 250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा। तो 36 घंटे के अंदर ये साइक्लोन था। ऑफ कोर्स उड़ीसा के तट, वेस्ट बंगाल के तट पर, बंगाल की खाड़ी में ये चेंज हो गया किसमें, सुपर साइक्लोन में या फिर कैटेगरी 5 साइक्लोन में। क्लियर? यहां पर भी जो विंड की वेलोसिटी थी वो तकरीबन थी 165 माइल्स पर आवर। तो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण साइक्लोन था अम्फान। ठीक है, अच्छा, ऐसे तो बहुत साइक्लोन आए, पर एक और साइक्लोन के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको याद रखना है, वो है फैलिन, FHALIN, फैलिन। ये जो साइक्लोन आया ये आया 2013 में, 2013 में, पर अक्टूबर 2013 में। क्लियर? और इस साइक्लोन का भी प्रभाव हमें उड़ीसा के आसपास देखने को मिला। इस साइक्लोन में पवनों का जो वेग था वो तकरीबन था 160 किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, और प्रभाव वाला क्षेत्र था उड़ीसा, मतलब वही बंगाल की खाड़ी। चौथा महत्वपूर्ण साइक्लोन जो आपको याद रखना पड़ेगा बीच में और भी आए, लेकिन ये साइक्लोन बड़े इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, साइक्लोन्स इन इंडिया। तो ये 4 पावरफुल साइक्लोन अभी तक आ चुके हैं, चक्रवात अभी तक बन चुके हैं। एक बात, एक साइक्लोन के बारे में आप और याद रखिएगा, वो था, पांचवा कह सकते हैं आप इसको, सिद्र, SIDR, सिद्र। अच्छा, ये जो सिद्र आया ये भी बांग्लादेश के आसपास आया है और यहां पर विंड की वेलोसिटी थी तकरीबन 160 किलोमीटर पर आवर के आसपास, और एरिया था वही बे ऑफ बंगाल। ज्यादातर साइक्लोन, ऑफ कोर्स सभी साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में ही आए हैं। और ये जो सिद्र साइक्लोन आया था ये आया था नवंबर 2017 में। तो मैं कल से आपको बता रहा हूं, या तो साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा अप्रैल मई में, और या तो होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, पर जुलाई अगस्त में नहीं होगा। याद है बे ऑफ बंगाल के ऊपर ये सारे साइक्लोन आए, बे ऑफ बंगाल के ऊपर, जब तक के सबसे विस्फोटक, सबसे प्रभावकारी तूफान थे या विंड मोशन थे। ठीक है, एक साइक्लोन पर मैं बात करना चाहता हूं और वो है उड़ीसा साइक्लोन, उड़ीसा सुपर साइक्लोन। ये जो उड़ीसा सुपर साइक्लोन आया ये आया 1999 में। ठीक, और अक्टूबर 1999 में देखा गया। ये मैं अक्टूबर लिख देता हूं।
अच्छा, इसकी खास बात यह है, फोकस करिए कि अब तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो सबसे कम या वीक लो प्रेशर बना है, सबसे निम्नतम लो प्रेशर बना है, वो इसी सुपर साइक्लोन में बना। इस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया था तकरीबन 912 मिलीबार। 912 मिलीबार अब तक का सबसे कम लो प्रेशर कंडीशन जो हम लोगों ने एक्नॉलेज किया है या मेजर किया है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, वो बनी थी 1999 में उड़ीसा में, या उड़ीसा के कोस्ट पर जब आया था साइक्लोन, उड़ीसा साइक्लोन। क्लियर? लास्ट साइक्लोन है, इसे बोलते हैं साइक्लोन, सेवंथ लगा देता हूं मैं, O2B। उस समय साइक्लोन को नाम नहीं दिया जाता था, पर O2B साइक्लोन था, फोकस करिएगा। और ये जो O2B साइक्लोन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, ये साइक्लोन हमें देखने को मिला बांग्लादेश के आसपास। ये ऐसा साइक्लोन था, वही बंगाल की खाड़ी में आया था 1991 में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन आया, बे ऑफ बंगाल में, और इसमें अब तक की सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। मतलब अब तक सबसे ज्यादा लोग की डेथ अगर कभी हुई है तो O2B साइक्लोन में हुई है। तकरीबन 1.3 लाख लोग की डेथ हुई O2B साइक्लोन के द्वारा। तो अब तक बे ऑफ बंगाल के ऊपर जितने भी एक्सट्रीम या सुपर साइक्लोन्स आए हैं, उनकी एक लिस्ट मैंने आपको बताई, आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, ठीक है। सारे साइक्लोन्स की एक विशेषता रही है। अगर मैं मोचा और फनी की बात करता हूं, ये दो सबसे इंटेंस, सबसे स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक विंड मोशन डेवलप हुआ है बे ऑफ बंगाल के ऊपर। मोचा आया है म्यांमार के आसपास में 2023 में, फनी आया है मई 2019 में, और दोनों की वेलोसिटी 175 माइल्स पर आवर के बीच में रही। इसके अलावा एक और साइक्लोन आया अम्फान। अम्फान भी आया वेस्ट बंगाल उड़ीसा के आसपास, यह भी बड़ा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन था। हालांकि अम्फान साइक्लोन की वेलोसिटी 165 माइल्स पर आवर थी, थोड़ी कम थी फनी से और मोचा से। लेकिन अगर मैं उड़ीसा सुपर साइक्लोन की बात करता हूं, 1999 में यह साइक्लोन आता है, और यहां पर अब तक का बे ऑफ बंगाल के ऊपर अब तक का सबसे निम्नतम लो प्रेशर कंडीशन हमें देखने को मिला 912 मिलीबार। और एक साइक्लोन आया बांग्लादेश के आसपास, वही बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, O2B साइक्लोन इसे कहा जाता है, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई, डेथ हुई। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप लोग समझे ये सारे 6-7 इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स जो आपको दिमाग में रखने हैं, और यहां से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है साइक्लोन्स इन इंडिया। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक भी क्लियर है। सारे के सारे नोट्स अगर आप बनाना चाहो तो आप बना लो। अच्छा, इसके साथ एक फाइल भी मैं अभी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ आपके ग्रुप पर, जिसमें अब तक के जो इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स आए हुए उसका नाम दिया गया है। चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हो, हालांकि क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, पर एक प्रिंटेड नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे ये देखिए, मेजर साइक्लोन्स इन इंडिया करके एक फाइल बनी हुई है। बिपरजॉय, मैंडोस, साइक्लोन सितरंग, असनी, जितने भी साइक्लोन्स आए हैं इंपॉर्टेंट साइक्लोन, उसकी एक लिस्ट है, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसको देख लेंगे। लेकिन जहां तक मेजर साइक्लोन की या सुपर साइक्लोन की बात है, वो ये 6-7 साइक्लोन्स। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। यहां तो कोई समस्या? यहां तो कोई इश्यू बच्चों? क्लियर है? डन? आगे बढ़े। लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ा जाए। चलो, अब एक छोटा सा टॉपिक है जो मुझे कवर करना है, और फिर हम ये साइक्लोन वाला टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे, और फिर एक लास्ट टॉपिक पर आएंगे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज पर। ठीक है, हालांकि उसके बारे में बात आपसे पहले कर चुका हूं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको देख लेंगे। तो चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है, इस पर बात कर लेते हैं, और वो है नेमिंग ऑफ साइक्लोन इन इंडिया और इंडियन ओशन।
अगर मैं इंडियन ओशन की बात करता हूं, इसका मतलब वी आर टेकिंग द रेफरेंस ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी विद सम पार्ट ऑफ इंडियन ओशन आल्सो, बट मेनली बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो चलिए देखते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लोन को लेकर हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन है। हालांकि संभावना तो कम है यहां से क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि रिस्क हमें कवर करना है तो देख लेते हैं कि यदा कदा सर्वदा अगर क्वेश्चन आ गया तो आप उसको डील कर सके। ठीक, जो साइक्लोन है उसका नाम कैसे दिया जाता है? जैसा अभी मैंने आपको साइक्लोन बताया, फेलिन है, अम्फान है, नीलोफर है, बिपरजॉय है, मोचा है, फनी है। ये सारे साइक्लोन को नाम कैसे दिया जा रहा है और किस तरीके से दिया जा रहा है, उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ठीक, चलिए आइए। तो एक टाइटल लिखो, नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स, या साइक्लोन्स का नामकरण। अच्छा, जब भी कभी नेमिंग ऑफ साइक्लोन की बात की जाए तो दो तीन चीज आप दिमाग में रखेंगे। पहली बात तो ये रखेंगे, फोकस करिएगा, कि 1972 से पूरी दुनिया में साइक्लोन को कोई ना कोई नाम दिया जा रहा है। अब ये जो नाम दिया जाता है उसके पीछे कुछ रीजन है। रीजन ये है कि भाई साइक्लोन जब आया तो विंड की वेलोसिटी क्या रही, इंटेंसिटी क्या रही, उससे कितना डैमेज हुआ, कितना एरिया को उसने कवर किया, इसको याद रखने के लिए हम लोग नाम देते हैं। अच्छा, अलग अलग देश अलग अलग तरीके से नाम देते हैं। कभी कभी नाम फेमिनिस्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो वहां पर कैटरीना, रीटा, मोनिका, इस तरह के नाम दिए जा रहे हैं। तो अलग अलग देश अलग अलग तरीके से नाम दे रहे हैं। लेकिन 2000 बेसिकली वर्ष 2000 में, ईयर 200 में हम लोगों ने इंडियन ओशन के साइक्लोन्स को नाम देना शुरू किया है। और यह काम किया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, WMO ने, और एक इंस्टीट्यूशन था उसका नाम था, फोकस करिएगा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर पैसिफिक एंड यू कैन से इंडियन ओशन, या अरेबियन सी कह सकते हो आप। तो एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नाम था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, या पैसिफिक एंड एशिया भी आप कह सकते हो, या एशिया पैसिफिक रीजन। इस इंस्टीट्यूशन ने बेसिकली नामकरण करना चालू किया। और जब ये नेमिंग दी गई, नॉमेनक्लेचर दिया गया WMO के थ्रू या फिर सोशो इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के थ्रू, फोकस करिएगा, तो ये जो नामकरण हो रहा है वो हो रहा है कुछ क्राइटेरिया पर। वर्ष 2000 में कुल मिला के 8 देश थे जो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए, जिसके थ्रू हम लोग साइक्लोन्स को नाम दे रहे हैं। इन 8 देश को याद रखने के लिए बेसिकली एक सिंपल न्यूमेरिक है जो मैं आपको बता दूं, और वो है IBMM या IBM पोस्ट। ध्यान देना कि सबसे पहले 8 देश जो कि लिटोरल देश थे, जो कि समीपवर्ती देश थे इंडियन ओशन के, बे ऑफ बंगाल के, अरेबियन सी के, वो एकजुट होते हैं, वो इंटीग्रेट होते हैं। और एकजुट होने के बाद बेसिकली वो कुछ नाम देते हैं साइक्लोन्स को। नाम किन क्राइटेरिया पर दिया जाता है इस पर मैं आगे बात बताता हूं। और ये 8 देश कौन से थे इसके बारे में एक सिंपल न्यूमेरिक मैंने आपको बना दिया है, IBMM POST, IBM पोस्ट आप कह सकते हो। अच्छा, I स्टैंड फॉर इंडिया, B स्टैंड फॉर बांग्लादेश, M स्टैंड फॉर म्यांमार, M स्टैंड फॉर मालदीव्स, P स्टैंड फॉर पाकिस्तान, O स्टैंड फॉर ओमान, S स्टैंड फॉर श्रीलंका एंड T स्टैंड फॉर थाईलैंड। तो 8 ऐसे देश जो बिल्कुल लगे हुए थे, समीपवर्ती थे बे ऑफ बंगाल के और अरेबियन सी के, उनको हमने ग्रुप में शामिल किया और अब से इन्होंने नाम देना शुरू किए। बाद में जाकर 5 और देश इससे जुड़ गए। ठीक है, और 5 देशों को याद करने के लिए सिंपल न्यूमेरिक है, यूसिक, YUSIQ। क्लियर? अच्छा, Y स्टैंड फॉर यमन, U स्टैंड फॉर यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, अमीरात, S स्टैंड फॉर सऊदी अरेबिया, I स्टैंड फॉर ईरान और Q स्टैंड फॉर कतर। तो वर्तमान में कुल मिला के 13 ऐसे देश हैं, फोकस करिएगा, जो अलग अलग नाम देते हैं साइक्लोन्स को। और 13 नाम हर एक देश इंट्रोड्यूस करता है, प्रस्तावित करता है। क्लियर? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि इंडियन ओशन से जुड़े हुए जितने भी देश हैं, जो कि लिटोरल देश हैं, समीपवर्ती देश हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के, जिसमें शामिल थे पहले 8, अब हो गए हैं 13। कुल मिला के 13 देश अपना अपना नाम इंट्रोड्यूस करते हैं और यह नाम दिया जाता है बेसिकली साइक्लोन के डिमार्केशन के लिए। और तब जाकर हम लोग साइक्लोन्स को नाम देते हैं। अच्छा, सबसे पहला नाम कौन देगा, उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में तैयार कर लेते हैं। जैसे ABCDEFG, तो सबसे पहले बांग्लादेश है, वो नाम देते हैं।
बांग्लादेश के बाद इंडिया आता है, इंडिया के बाद ईरान आता है। इस तरीके से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली सारे देशों को अरेंज करके रखा हुआ है और ये कुछ नाम देते हैं। नाम के बारे में आपको बता दूं, नाम मैक्सिमम 8 लेटर्स का होना चाहिए। नाम इजी होना चाहिए, आराम से प्रोनाउंस करने वाला होना चाहिए साइक्लोन्स के लिए, ठीक है। नाम कोई भी पॉलिटिकल नेम नहीं होना चाहिए, कल्चरल नेम नहीं होना चाहिए, रिलीजियस व्यू पॉइंट वाला नाम नहीं होना चाहिए। किसी के इमोशन या भावनाओं को आपको सकते बेसिकली क्या इफेक्ट करने वाला नाम भी साइक्लोन को नहीं दिया जा सकता। तो कुछ क्राइटेरिया या कंडीशन बना के रखे हो जिसके थ्रू बेसिकली हम लोग साइक्लोन्स को नाम दे रहे हैं, और कुल मिला के 13 ऐसे देश है जो नाम दे रहे हैं। मैं आपको बार बार बता दूं, और ये जो नामकरण हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो 2020 में किया है, 2000 में किया है, और 2020 में एक नई लिस्ट आ चुकी है जो कि आने वाले साइक्लोन्स को नाम दे रही है। क्लियर? तो इस तरीके से बेसिकली वी आर गिविंग द नेम्स टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जैसे अगर मैं बात करूं कि भारत ने बहुत सारे नाम प्रस्तावित किए हैं, जैसे एक नाम है गति, एक नाम है तेज, एक नाम है मरासू, आग, व्योम। बांग्लादेश के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, जैसे निसर्ग, बिपरजॉय, अर्नब। तो बहुत सारे नाम अलग अलग देश देते हैं और क्रोनोलॉजिकली उनके नाम को एक्सेप्ट किया जाता है। अच्छा, मैं इसका एक तरीका और बता दूं कि इसके लिए हम लोग एक कॉलम बनाते हैं। कॉलम का मतलब है कॉलम 1। तो कॉलम 1 में सबसे पहले बांग्लादेश एक नाम देगा, जैसे बांग्लादेश ने नाम दिया बिपरजॉय। बिपरजॉय साइक्लोन आ गया बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। उसके बाद बारी आई कॉलम 1 में किसकी? इंडिया की। इंडिया ने एक नाम दिया। उसके बाद कॉलम 1 में बारी आई ईरान की। ईरान ने ऐसा नाम दिया। जब कॉलम 1 के पूरे 13 नाम खत्म हो गए या 13 देशों के नाम खत्म हो गए तो फिर कॉलम 2 आएगा, फिर कॉलम 3 आएगा। तो 2020 से एक नई लिस्ट इशू कर दी है जिसमें हर एक देश नाम दे रहा है अलग अलग साइक्लोन। उसका मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा, इन नाम को एक्सेप्ट करने वाला और रेटिफाई करने वाला, अप्रूव, अनुमति देने वाला एक इंस्टीट्यूशन है, उसे बोलते हैं रीजनल स्पेशलाइजेशन मेट्रोलॉजिकल सेंटर। रीजनल स्पेशलाइजेशन, इसके नोट्स आपके पास हैं। मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक ऑफिस है या भाग है या सेंटर है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो नाम दिए जा रहे हैं कतर से, ओमान से, सऊदी अरब से, एक्सेट्रा वगैरह, उनको एक्सेप्ट करता है, उनको अप्रूवल देता है, उनको अनुमति देता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी नामकरण को लेकर। इसको लेकर नोट्स आपको मिल जाएंगे, मेरे ख्याल से आज ही अभी शेयर हो जाएंगे। पर आप लोग समझ गए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को लेकर हमें कितने कितने डायमेंशंस कवर करने हैं। हालांकि नेमिंग को लेकर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ नाम डिक्टेट करवा दूं जो कि इंडिया ने दिए हैं, और आने वाले समय में जो साइक्लोन आएंगे उसमें आप देखेंगे कि कुछ नाम इंडिया के द्वारा दिए गए हैं। तो इंडिया ने कौन कौन से नाम दिए हैं, इंपॉर्टेंट नाम, इसके बारे में जरा थोड़ा सा ब्रीफ नोट आप लोग लिख लें, ठीक है। आइए, पहला नाम है साइक्लोन का, उसे गति बोला है। गति साइक्लोन आ चुका है सोमालिया के पास, पहला गति। दूसरा तेज, तेज अभी तक नहीं आया, जब भी कभी आएगा तब देखेंगे। पहला गति, दूसरा तेज। तीसरा मरासू, MARASU, गति, तेज, मरासू। लिख लो फटाफट, गति, तेज, मरासू। चौथा आग, अब जब ये साइक्लोन आएगा भविष्य में तब देखेंगे, 2020 के बाद ये लिस्ट आई है, आग। नेक्स्ट व्योम, आग, व्योम, VYOM, व्योम। नेक्स्ट झार, JHAAR, झार, झार। और भी हैं पर इतने याद रख लेना, ठीक। तो यहां पे हमने अपना एक टॉपिक खत्म किया, साइक्लोन्स इन इंडिया को लेकर। हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पढ़े, वो भी एक साइक्लोन है। हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन पर बात करी, पहले कंसेप्ट को समझा ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या है। हमने ये देखा बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी के ऊपर साइक्लोन क्यों क्यों आते हैं, किस तरीके से आते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, उनका प्रोपेगेशन क्या है, उनके प्रोसेस ऑफ ओरिजिन क्या है, क्यों बे ऑफ बंगाल के ऊपर इंटेंसिटी ज्यादा होती है साइक्लोन की एज कंपेयर टू
अरेबियन सी, वो सारे पक्षों पर हम लोगों ने बात करी। हम लोगों ने ये भी देखा कि साइक्लोन का कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है। दो तरीके से किया जाता है, एक विंड की वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली, दूसरा डैमेज के अकॉर्डिंगली। फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि कितने अभी तक सुपर साइक्लोन्स आए हैं बे ऑफ बंगाल के ऊपर। मेनली सुपर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल के ऊपर ही आए हैं। अगर आपको याद हो, वही मोचा, फनी, अम्फान, फैलिन एक्सेट्रा वगैरह सुपर साइक्लोन। और फिर लास्ट में हम लोगों ने यह भी देखा कि साइक्लोन को नाम कैसे दिया जा रहा। कुल मिला के 13 देश हैं। 13 देशों को याद करने के लिए एक न्यूमेरिक है, IBM पोस्ट करके। आई स्टैंड फॉर इंडिया, बी बांग्लादेश, एम म्यांमार, एम मालदीव्स, पी स्टैंड फॉर पाकिस्तान, ओ ओमान, एस श्रीलंका, थाईलैंड। और 5 और देश हैं, यूसिक याद रखना आप लोग। वाई स्टैंड फॉर यमन, यू स्टैंड फॉर यूएई, एस स्टैंड फॉर सऊदी, आई स्टैंड फॉर ईरान एंड क्यू स्टैंड फॉर कतर। ये 13 देश मिलके 13 नाम प्रस्तावित करते हैं। नई जो लिस्ट आई है नामों की, वो 2020 में आई है। इन फ्यूचर जितने भी साइक्लोन्स आ रहे हैं या आएंगे, वो उन्हीं नाम से आएंगे जिनकी लिस्ट पब्लिश हुई है 2020 में। लिस्ट कैसे पब्लिश की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। कॉलम वाइज लिस्ट पब्लिश की जाती है। इंडिया ने भी बहुत सारे नाम, कुल मिला के 13 नाम, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रस्तावित कर रहे हैं। उसमें से कुछ नाम मैंने आपको बता दिए, वही गति, व्योम वगैरह, आग वगैरह इत्यादि। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि सारे ऑब्जर्वेशन और सारे फैक्ट साइक्लोन्स को लेकर यहां पर कवर हो चुके हैं और कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी आए साइक्लोन्स इन इंडिया को लेकर या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर। ठीक हुआ? चलो, तो अब एक लास्ट टॉपिक पर हमें बात करनी है और फिर हम अपने यूनिट 3 खत्म कर देंगे। और वो टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। हालांकि ये टॉपिक मेंस का टॉपिक है, पता नहीं इन्होंने पीटी में क्यों शामिल किया है, लेकिन क्योंकि प्रीलिम्स में इसको शामिल किया गया है, ऑफ कोर्स हमें कुछ ऑब्जर्वेशन जलवायु परिवर्तन के लेने पड़ेंगे। मतलब हमें एक टॉपिक पढ़ना है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव या कॉन्सिक्वेंसेस या इंपैक्ट। ठीक है, तो आप एक टाइटल लिख लीजिए अपनी कॉपी में। इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म कर देते हैं। कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये यूनिट खत्म कर देंगे। तो आइए एक टाइटल लिखिएगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेटिक चेंज या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। ठीक, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव या कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। अब देखो, यहां पर मैंने 8-10 पॉइंट तैयार करे हैं जिसके बेसिस पर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि मैं आपको बार बार बता दूं, ये जो टॉपिक है हार्डकोर मेंस का टॉपिक है, पर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लेकर क्वेश्चन जरूर आ सकता है जिस पर मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, तो आप टाइटल लिखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज और 1 2 3 करके लिखना आप लोग चालू कर देंगे। मैं बताता चलता हूं आपको। देखिए, एक इंस्टीट्यूशन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में, इसे बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज। इसके अलावा, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विभाग भी है। और साथ में एक और इंस्टीट्यूशन है जिसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, ये लगातार क्लाइमेट का असेसमेंट करता रहता है, पर्यावरण या जलवायु का मूल्यांकन करता है। और जलवायु का मूल्यांकन करने के बाद ये कुछ अपने निष्कर्ष प्रदान करता है या ऑब्जेक्टिव्स ऑफकोर्स रखता है दुनिया के सामने कि कैसे लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसको रोकने के लिए या कॉम्बैट करने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं का जो असेसमेंट हुआ वो कई बार हुआ। एक असेसमेंट का मैं एग्जांपल लेता हूं कि IPCC की 5th असेसमेंट रिपोर्ट आती है 2013 में, और 2013 में IPCC ने कुछ अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं एनवायरमेंटल चेंजेस को लेकर। रीसेंट जो IPCC की रिपोर्ट आई है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, वो आई है 2022 में। इसे बोला जाता है एडेप्टेबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूं,
एडेप्टेबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर या कॉन्सिक्वेंसेस पर या इंपैक्ट पर या इंप्लीकेशन पर कुछ अनुमान दिया गया है, कुछ प्रिजम्पशंस दिए गए हैं। तो इन सारी रिपोर्ट्स के बेस पर हमें पढ़ना है कि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस के या सिंपली ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट हुए हैं एनवायरमेंट पर और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। ठीक, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारा जो पूरा डिस्कशन होगा वो 3 इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट के आधार पर होता है या होगा। एक आईपीसीसी जो कि मेन बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, दूसरा WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, तो चलो फटाफट ऑब्जर्वेशन पर आते हैं और हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है टेम्परेचर को लेकर। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स अपने बनाते रहिए, अपनी लैंग्वेज में लिखते रहिए, मैं आपको समझाता चलूंगा। प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसकी चिंता आप लोग मत करिए, पर यहां पर मेरे साथ आप जरूर कुछ पॉइंट बनाते रहिए ताकि आपके दिमाग भी चलता रहे। ठीक है, सबसे पहला प्रभाव टेम्परेचर को लेकर है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, फोकस करना। अच्छा, यह माना जाता है कि बेसिकली जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था, मतलब आज से तकरीबन 250 साल पहले से लेकर वर्तमान तक, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसमें 1.1 सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, उसमें 1.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। सो प्री इंडस्ट्रियल एरा से अभी तक 1.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है, इंडस्ट्री हुई है। और जो 2019 का ईयर था वो अब तक का सेकंड सबसे हॉटेस्ट ईयर माना जाता है। 2019 का जो साल था वो अब तक का सबसे गर्म साल माना जाता है, और इस साल तकरीबन 30% एरिया में पूरे विश्व के हीट वेव्स आई। हीट वेव्स, ठीक है। अब देखो ये हीट वेव्स क्या होती है। यदि प्लेन एरिया में, अच्छा अगर मैं बात करूं प्लेन की, प्लेन मतलब जो कि पहाड़ी एरिया नहीं है, ठीक है, चाहे वो इंदौर का एग्जांपल ले लें आप या फिर ग्वालियर का एग्जांपल ले लें, जो कि पहाड़ी एरिया नहीं है, तो प्लेन एरिया में यदि औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो जाए तो बोलेंगे वहां पर हीट वेव्स का फॉर्मेशन हो चुका है। यदि हिली एरियाज में, पर्वतीय एरियाज में, माउंटेन्स में टेम्परेचर 30 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाए तो बोलेंगे वहां पर हीट वेव का फॉर्मेशन हो चुका है। क्लियर? क्लियर? दूसरा आप लोग ध्यान देंगे कि यदि किसी एरिया में जो टेम्परेचर है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे गर्म महीना होता है मई का, और मान लो मई के मंथ में किसी एरिया का टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर 42 है, 44 है, 45 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई, इंक्रीमेंट हो, और ये जो बढ़ोतरी हो जाए वो तकरीबन, फोकस करिए, 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाए। 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाए तो हम लोग बोलेंगे हीट वेव का फॉर्मेशन हो गया। और अगर ये बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, अगर ये 6.5 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो हम लोग बोलेंगे सीवियर हीट वेव्स का फॉर्मेशन हो गया। तो 2019 ये माना जाता है कि अब तक का पृथ्वी की सतह के ऊपर, जब से बायोस्फीयर बना और जब से लाइफ की पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिली अर्थ के ऊपर, सबसे गर्म साल माना गया, और 30% एरिया में हीट वेव्स का फॉर्मेशन हुआ पूरी दुनिया में। हीट वेव से मेरा मतलब दो तरीके से है। यदि प्लेन एरियाज में टेम्परेचर किसी भी जगह पर 40 डिग्री से ज्यादा हो जाए और हिली एरियाज में 30 डिग्री से ज्यादा हो जाए, एक तो पैमाना यह हो गया। दूसरा, यदि किसी एरिया में जहां पर एवरेज टेम्परेचर है सबसे गर्म महीने में, जैसे एमपी में सबसे गर्म महीना है मई ऑफ मे या कभी कभी मई ऑफ जून, पर मेनली द मंथ ऑफ मे, तो मई के मंथ में यदि टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, वृद्धि हो जाए, और यह वृद्धि हो तकरीबन 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तब बोलेंगे हीट वेव का फॉर्मेशन हो गया। और अगर यह वृद्धि या इंक्रीमेंट हो जाए 6.4 से ज्यादा तो बोलेंगे सीवियर हीट वेव बन गई। तो पहला इंपैक्ट यह है क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस का लगातार, कि बहुत सारी हीट वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और हीट वेव्स क्या है, मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन है, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये पहला इंपैक्ट है क्लाइमेटिक चेंज का, जो कि हम लोग लिख सकते हैं या लिख कह सकते हैं, ऑफ कोर्स अभी याद कर सकते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। क्लियर? ठीक है,
तो पहला इंपैक्ट हीट वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा इंपैक्ट फोकस करोगे, मेरे ख्याल से क्लियर है। दूसरा इंपैक्ट पर बात करते हैं। जो दूसरा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है वो है मैराइन हीट वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सेकंड इंपैक्ट है, मैराइन हीट वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब पानी में, समुद्रों में या फिर ओशंस में लगातार हीट वेव जनरेट हो रही हैं और हीट वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। मैराइन हीट वेव का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, मैंने बताया था, जैसे मान लो कि अगर बे ऑफ बंगाल का हमने सी सरफेस टेम्परेचर मापा या कैलकुलेट किया 2022 में, और ये कुछ भी आया, मान लो ये आया 26 डिग्री सेल्सियस मई के मंथ में, जो सबसे गर्म मंथ है, ठीक है। तो 2022 में हमने बे ऑफ बंगाल का सी सरफेस टेम्परेचर देखा और ये टेम्परेचर जो आया 26 के आसपास आ गया। क्लियर? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, फोकस करिएगा कि यदि आज हमने 2024 मई में इस टेम्परेचर को फिर दोबारा रिकॉर्ड किया और जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड टेम्परेचर से उससे टेम्परेचर तकरीबन 90% बढ़ गया 5 दिनों के लिए, 5 डेज के लिए, 5 कंसेक्यूटिव डेज, लगातार 5 दिनों के लिए, तो हम लोग बोलेंगे कि उस सागर में या महासागर में मैराइन हीट वेव का फॉर्मेशन हो चुका है। और लगातार सागरों में, क्योंकि सागर लगातार हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मैराइन हीट वेव का फॉर्मेशन हो रहा, ठीक है। और लगातार पानी गर्म हो रहा है। 1980 से लेकर, फोकस करिए, बे ऑफ बंगाल में 96 बार मैराइन हीट वेव्स बनी और अरब सी में या अरेबियन सी में तकरीबन 66 बार मैराइन हीट वेव्स बनी। तो 66 बार अरेबियन सी में पानी इतना गर्म हो गया 5 लगातार दिनों के लिए, जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड टेम्परेचर से या अंकित तापमान से 90% ज्यादा था। यह भी एक इंपैक्ट है क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस का कि लगातार सागर, ओशन और सी गर्म हो रहे हैं, उनकी अपर मोस्ट लेयर गर्म हो रही है और सी सरफेस टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और वहां पर मैराइन हीट वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर में नॉर्मल हीट वेव्स बन रही है, मतलब हवा गर्म हो रही है और हवा के साथ पानी गर्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हीट वेव और मैराइन हीट वेव के बीच में अंतर आप लोग समझे। और ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि लगातार ओशन भी हीट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। मैं आपको बार बार बता रहा था कि 1970s के बाद जितनी भी हीट रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में, उसके 90% हीट को एब्जॉर्ब किया पानी ने, ओशन ने या सी ने। क्लियर? मेरे ख्याल से हीट वेव क्या है, मैराइन हीट वेव क्या है, हवा गर्म पानी गर्म, और कैसा हो रहा है, ये कंसेप्ट क्लियर हुए आप लोगों के दिमाग में? कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या? तो हवा भी गर्म हो रही है, मतलब एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है और ओशन या सी भी गर्म हो रहा है। एनी डाउट? कंसेप्ट समझे? जल्दी बताओ बच्चों, फिर आगे बढ़ें। कंसेप्ट समझे? गुड गुड। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपैक्ट देखते हैं। तो मैं जो सबसे पहले आपको बताना चाह रहा था कि हवा भी गर्म हो गई, पानी भी गर्म हो गया। जब दोनों गर्म हो गए तो उसका क्या प्रभाव क्लाइमेट पर या वेदर कंडीशन पर बन रहा है? तो अब क्लाइमेट चेंज का या इंक्रीज इन टेम्परेचर का प्रभाव हम लोग क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस पर या फिर वेदर पैटर्न पर देखने की कोशिश करेंगे, जलवायु या मौसम पर देखने की कोशिश करेंगे। फोकस करिएगा, ध्यान देना। इंपैक्ट ओवर क्लाइमेट, थर्ड हमारा टॉपिक, ठीक है। अच्छा, दुनिया में दो चीज बड़ी क्लियर है, हवा गर्म है और पानी भी गर्म है। जब हवा गर्म हो रही है तो हो क्या रहा है कि जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर था, क्योंकि हवा गर्म हो रही है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, उसका भी इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है और बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर सूखा लगातार बढ़ रहा है।
अच्छा, ऐसा माना जाता है कि पिछले 22 सालों से एक मेगा ड्राउट आई है। ड्राउट का मतलब सूखा। 22 सालों से मेगा ड्राउट हमें देखने को मिल रही है पश्चिमी नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, उसका रीजन ये है क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो एयर से भी मॉइस्चर खत्म हो रहा है, इवोपरेट होता चला जा रहा है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा क्योंकि पानी गर्म हो रहा है, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इनमें 7% इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। ठीक है, 7% इंक्रीज हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में। ठीक है, फ्लड भी बढ़ी है। ठीक है, मतलब दुनिया के बहुत सारे एरिया जहां पर ऑफकोर्स बेसिकली पानी ज्यादा गिरता है, वहां पर फ्लड मतलब बाढ़, जो बाढ़ का प्रभाव है फ्लड का, वो भी तकरीबन 40% बढ़ा है। तो ये भी एक इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है क्लाइमेट पर और वेदर पैटर्न पर, कि बहुत सारी जगह सूखा हो रहा है, बहुत सारी जगह बाढ़ भी आ रही है, और बेसिकली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जहां पर बनते थे उसकी फ्रीक्वेंसी में 7% इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर? क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो जंगलों में वाइल्ड फायर भी बढ़ रही है। वाइल्ड फायर, ठीक है, जो जंगलों में आग लगती है। अच्छा, ऐसा माना गया कि 1984 से लेकर 2015 तक, अभी यही डेटा है हमारे पास लास्ट, ठीक है, जो पूरा पश्चिमी अमेरिका है वहां पर वाइल्ड फायर में 500% का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब जंगलों में जो आग लगती है अधिक तापमान में गर्मियों के समय, उसमें 500% का इजाफा हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ। अभी आपने हाल ही में देखा होगा उत्तराखंड में वाइल्ड फायर आई, जंगलों में आग लग गई थी, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, एयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो 5% इंक्रीमेंट हुआ है वाइल्ड फायर में पूरी दुनिया में। ठीक है, यह भी एक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, तो ये एक और प्रभाव हमें देखने को मिला, तीसरा प्रभाव। चौथे पर आते हैं, आइए। चौथा है जो बार बार आपको सुनने में मिलता है, मेल्टिंग ऑफ आइस। क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, तो जो आइस शीट है, आइस कवर है आर्कटिक एरिया में, पोलर एरिया में, अंटार्कटिका एरिया में, वो लगातार पिघल रहे हैं। लेकिन जो आर्कटिक एरिया का आइस कवर है, आइस कैप से, सुनना जरा, वो दुगनी रफ्तार से पिघल रहे हैं। अच्छा, हमेशा ध्यान रखो कि आइस दो काम करती है। एक काम ये करती है, फोकस करिएगा, कि जो रेडिएशन उस पर आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रही है। तो आइस हीट का एब्जॉर्वर नहीं है, वो हीट को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन जब भी कभी आइस पानी में चेंज होगा, यानी बर्फ पिघलेगी, तो पानी हीट को एब्जॉर्व करता है। और क्योंकि पानी लगातार हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, इसलिए भी लगातार मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है दुगनी रफ्तार से आर्कटिक एरिया में। और क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है लगातार पोलर एरिया में, आर्कटिक एरिया में, ठीक है, वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है, फोकस करिए, कि इस सेंचुरी के खत्म होने तक, 2100 तक, ध्यान देना, जो वाटर लेवल होगा वो 6 फीट बढ़ जाएगा। अच्छा, बांग्लादेश का तकरीबन एक चौथाई जो एरिया है, क्वार्टर एरिया है, फोकस करना, वो सी लेवल से केवल 7 फीट ऊपर है, बांग्लादेश का। और इस शताब्दी के अंत तक जो वाटर लेवल होगा, सी वाटर लेवल होगा, वो 6 फीट बढ़ जाएगा, क्योंकि लगातार आइस मेल्ट हो रही। तो वाटर लेवल इतना बढ़ेगा, इसका मतलब होगा कि फिर जो बांग्लादेश है उसका बहुत सारा एरिया हो सकता है वो सागर के नीचे आ जाए इस शताब्दी के अंत तक। ठीक, तो यह भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है क्लाइमेटिक चेंज का, जो आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो, डीऑक्सीजनेशन और एसिडिफिकेशन बताया था। उस चीज को भी आप दिमाग में रखेंगे कि ओशन में या सी में लगातार ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, डायटम्स है, जो काई है, मैरीन एल्गी है, वो लगातार खत्म हो रही है, उसकी मृत्यु हो रही है। और ये जो मैरीन एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन्स, यही ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं एटमॉस्फेयर में।
तो एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन के लेवल में कमी आ रही है, पानी में भी एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के लेवल में लगातार कमी आ रही है। इसे बोला जाता है डीऑक्सीजनेशन। क्यों? क्योंकि पानी लगातार गर्म हो रहा है। अगर पानी गर्म होगा, ओशन या सी गर्म होंगे, तो उसकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी लगातार कम होती चली जाती है। और जो ऑक्सीजन रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म है, मैरीन माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड डायटम्स, इनकी लगातार मौत होती, कैजुअलिटी होती चली जा रही है, डेथ होती चली जा रही है, जिस कारण एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन का सप्लाई लगातार कम हो रहा है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हर एक 4 सांस जो हम लोग लेते हैं, उसमें से एक सांस अप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है ओशन। हर 4 सांस में से एक सांस ब्रेथ देता है कौन? पानी, ओशन या सी। एक फैक्ट आप लोग याद रखना, फिर हम टॉपिक को खत्म करते हैं, कि ओशन में यानी पानी में नॉर्मली 7 to 8 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की बात करूं, इसमें बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर, ठीक है, जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, संकेंद्रण है, वो केवल 0.7 मिलीग्राम हो गया है पर लीटर। ऐसा माना जा रहा है कि अरब सागर में और बे ऑफ बंगाल में 50% एरिया डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, मिनिमम ऑक्सीजन जोन हो गया है। यहां पर ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो गया है। तो पानी में ऑक्सीजन लगातार कम हो रही है। जब पानी में कम हो रही है तो एटमॉस्फेयर में भी कम हो रही है। और अगर जल का टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर इस सेंचुरी के लास्ट तक 5-6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो ऐसा माना जाता है कि 30 to 40% एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। और यह सर्वाधिक प्रभाव हो रहा है अरेबियन सी के ऊपर, बे ऑफ बंगाल के ऊपर। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटी वाटर बॉडी है, और भारत का दूसरा तीसरा स्थान है कार्बन एमिशन में, CO2 के रिलीज में। भारत बड़ी मात्रा में CO2 का एमिशन कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े पॉल्यूटेंट एरियाज में ऑफ कोर्स हमारे देश का नाम तो आ ही रहा है। क्लियर? तो ये सारे प्रभाव हैं जलवायु परिवर्तन के। कुछ और प्रभाव आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सौरभ जी आपको पढ़ाएंगे, सौरभ सर, इसके बाद। पर जो चीज मुझे बतानी थी, जहां से मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है, वो मैंने आपको बताया कि हीट वेव क्या है, मैरीन हीट वेव क्या है, डीऑक्सीजनेशन क्या होता है, कैसे सी वाटर लेवल राइज कर रहा है, कहां कहां पर फ्लड बन रही है, कहां कहां पर साइक्लोन ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि पानी लगातार गर्म हो रहा है। और वाइल्ड फायर भी लगातार बढ़ रही है। जंगलों में लगने वाली आग जो अभी उत्तराखंड में लगी थी 10-12 दिन पहले, आपने देखा होगा या सुना होगा, उसकी प्रतिशत 500% बढ़ा है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। टेम्परेचर केवल एटमॉस्फेयर का ही नहीं, बल्कि ओशन या सी का भी। इतनी इंफॉर्मेशन, फैक्ट आप लोग दिमाग में रखिए। जो डेटा मैंने बताया है उसको भी दिमाग में रखिए। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उसकी चिंता आप लोग मत करिए, वो हो जाएंगे। पर मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी, साथ में आप लोगों ने भी छोटे छोटे नोट्स बना लिए, ताकि चीजें क्लियर हो गई आपके दिमाग में। अगर कोई समस्या आती है, अच्छी बात यह है कि ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा उस चीज को देख लीजिए, दोबारा आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि कोरल ब्लीचिंग भी इंक्लूड हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी सौरभ सर आपको पढ़ाएंगे वेद, हाँ दैट्स राइट, कोरल रीफ की ब्लीचिंग भी हो रही है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है यह टॉपिक क्लियर हुआ, और यहां पर हमने सारे टॉपिक खत्म कर दिए, आप कह सकते हो यूनिट 3 के। अब देखिए पोजीशन क्या है। अच्छा, पोजीशन यह है कि यूनिट 1 हमारी पूरी खत्म, जो नए टॉपिक को लेकर थी। यूनिट 3 हमारी पूरी खत्म, जो नए टॉपिक को लेकर थी। ऑफ कोर्स यूनिट 5 भी हो चुकी है, गवर्नेंस वाला टॉपिक भी हो चुका है। अच्छा, यूनिट 6 अभी आपकी लगातार चल रही है। एक टॉपिक आज सौरभ सर आपको पढ़ाएंगे यूनिट 7 का, यहां से हम लोग शुरू करते हैं, और वो है कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड SDP, आई मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। वो क्या है, उसके बारे में डिस्कशन वो करेंगे, कुछ आपको डेटा, फैक्ट वगैरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। और फिर 2 छोटे टॉपिक हैं यूनिट 7 के, वो देख लेंगे, माल न्यूट्रिशन और जेनेटिक डिसीज, सिकल सेल एनीमिया, कॉज, इफेक्ट, डायग्नोसिस एंड प्रोग्राम्स।
और बाकी आपका यूनिट 6 लगातार चल ही रहा है। ठीक, चलिए, तो यहां पे हमने बात करी यूनिट 3 पर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर या ज्योग्राफी एज ए होल पर। अब एक दो क्लास मुझे और लेनी है यूनिट 6 की, जो मुझे आपको पढ़ाना है वो मैं एक दो दिन के बाद लूंगा। जब तक आपकी यूनिट 6 और यूनिट 7 के टॉपिक चलेंगे और आकाश सर, अंशुल सर और सौरभ सर आपकी क्लास लेंगे, उसके बाद हम लोग यूनिट 7 पर फोकस करेंगे और फाइनली फिर करंट अफेयर्स को खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, डन? और कोई इश्यू मुझे बताओ। करंट अफेयर्स की फाइल्स तो शेयर हो चुकी है आप लोगों के साथ, मेरे ख्याल से आप लोगों को मिल भी गई होगी। और कोई इश्यू तो आप लोग बताइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और कोई इश्यू, और कोई समस्या? डियर, इंडिया की फाइल नहीं आएगी। इंडिया के लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा लें, क्योंकि इंडिया की हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि हर जगह वो अवेलेबल है। आप कोई भी अच्छे पब्लिकेशन की एक बुक उठा लीजिए, उससे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। वो तो हर जगह अवेलेबल है। एमपी करंट अफेयर्स अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग एमपी के प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। इंडिया का आप लोग कोई भी एक मैगजीन उठा सकते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, उसे आराम से पढ़ सकते हैं। जो ईयरली मैगजीन है कोई भी आप उठा लीजिए, सेम ही इंफॉर्मेशन होती है सब में। ठीक है, थैंक यू डियर, थैंक यू। इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स में न्यूज हर जगह सेम ही मिलेगी आपको बच्चों। तो आप कोई भी मैगजीन उठाओ जिसको पढ़ने में आप कंफर्टेबल हो, ईयरली मैगजीन आप उठा लें और उससे पढ़ लें, क्योंकि वो तो हर जगह इंफॉर्मेशन सेम ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्योंकि एमपी की इंफॉर्मेशन मिलना या एमपी के करंट अफेयर्स की जानकारी मिलना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, और ज्यादातर क्वेश्चन, हालांकि अब तो क्वेश्चन दोनों से आने लगे हैं, पर एमपी से क्वेश्चन जो आते हैं वो हमें मिलते नहीं, इसलिए एमपी का करंट अफेयर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग मिलेंगे 2-3-4 दिन के बाद, और कुछ टॉपिक में यूनिट 6 के कवर करवाऊंगा आप लोगों को, और बाकी फिर आपकी क्लास लगातार कंटिन्यू होगी, और यूनिट 6 और यूनिट 7 पर अब हम लोगों का पूरा फोकस होगा। यूनिट 6 आपकी लगातार चल रही है आकाश सर के साथ, उस क्लास को देखिए, उनका कवरेज बहुत अच्छा है। ठीक है, वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं एमपीपीएससी का, बहुत अच्छा उनका ओरिएंटेशन है, इस बार भी इंटरव्यू दे के आए हैं। और आप लोग बेसिकली जो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको देखते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन 99% ऑफ द केस में, 99 शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, चलो 90% कर देते हैं, 90% ऑफ द केस में वो जो नोट्स पढ़ा रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स आपको अवेलेबल करा रहे हैं, वहां से आ जाएगा। तो ज्यादा आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है पी के लिए। ठीक है, और आप उनके नोट्स पढ़ सकते हैं। कुल उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन हमारे यहां से आ जाएं। सारे अगर नहीं भी आते हैं तो 90% अगर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, और आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, डू वेल। हम लोग जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।